हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब आता है जवारिश। ठीक है, जवारिश माजून ही की किस्म है। जवारिश क्या है? माजून ही की एक किस्म होती है। ठीक है, जवारिश क्या है? आप जितने भी जवारिश होते हैं वो ज़्यादातर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? वो इस्तेमाल किए जाते हैं डाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि लौक जो होते हैं वो ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जवारिश जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि डाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो जवारिश क्या है? माजून ही की एक किस्म होती है। ठीक है, जवारिश फारसी लफ्ज़ गवारिश से बना है। किससे बना है? फारसी के लफ्ज़ गवारिश से बना है। और गवारिश के माना क्या है? काबिल बर्दाश्त और खुश जायका के होते हैं, यानी कि बर्दाश्त करने की ताकत, काबिल बर्दाश्त और खुश मज़ा, यानी कि जायका यानी टेस्ट उसका अच्छा होगा, तो उसके आते हैं। गवारिश के माना क्या होते हैं? ये दो होते हैं, काबिल बर्दाश्त और खुश जायका के होते हैं। ठीक है, तमाम जवारिश अक्सर इस्लाह हाजिम के गर्ज से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि तमाम जितने भी जवारिश हैं वो सब किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? हाजमे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। माजून और जवारिश में दवाई सफ़ूफ का फ़र्क है। माजून और जवारिश में सिर्फ इतना फ़र्क है कि माजून के जो सफ़ूफ उसके अंदर डाले जाते हैं, दवाओं को पीसकर वो बारीक डाले जाते हैं, बारीक सफ़ूफ बनाया जाता है उनका। ठीक है, जो 80 नंबर की या 100 नंबर की छलनी से छान कर डाला जाता है, और जवारिश का जो सफ़ूफ बनाकर इसके अंदर दवाओं में शामिल किया जाता है वो 60 नंबर की छलनी से छानकर इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका सफ़ूफ जो है मोटा रखा जाता है, दुरदुरा रखा जाता है, ताकि वो देर से हजम हो और देर तक पेट में रहकर अपना काम अंजाम दे सके। ठीक है, मैदा में ज़्यादा देर तक वो ठहर सके। ठीक है, और अमराज मैदा व आलात हजम के लिए बतौर ख़ास मुस्तमिल माजून जो होता है वो अमराज मैदा व आंत, उसका जो है सफ़ूफ बहुत पतला होता है, इसलिए वो अमराज मैदा व आंतों के लिए जो है ख़ास तौर से इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए उनकी जगह क्या है? ये इस्तेमाल किए जाते हैं जवारिश। ठीक है, इसकी तरकीब तैयारी जितनी भी है जवारिश की वो बिल्कुल माजून के जैसी है। जैसे माजून बनाए जाते हैं वैसे ही जवारिश बनाए जाते हैं, बस सफ़ूफ थोड़ा दुरदुरा रखा जाता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, क़िवाम वाम सब एक जैसा ही होता है। ओके, अब बता इत्री फल। इत्री फल में क्या होता? इत्री फल जो है, इत्री फल मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है। इत्री फल बना हिंदी के त्रिफला से। ठीक है, हिंदी के लफ्ज़ त्रिफला से बना इत्री फल। त्रिफला कौन कौन से फल हैं? वो कौन कौन से फल हैं? यानी कि हलीला, बलीला, आमला। ठीक है, वो कौन कौन से फल हैं? हलीला, बलीला, आमला, उनसे बना इत्री फल। ठीक है, ये खास तौर से इसके अंदर शामिल होते हैं। इत्री फल में तीन त्रिफला यानी कि तीन फल खास तौर से शामिल होते हैं, हलीला, बलीला, आमला। ठीक है, जैसे कि और इत्री फल क्या है? एक माजून की किस्म है। इत्री फल क्या है? एक माजून की किस्म है, और लेकिन इसमें तीन फल बतौर जुज़े आज़म के खुसूस तौर पर शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि हलीला, बलीला, आमला, जिसको हेड़ बेड़ा आमला भी कहते हैं। हेड़ा बेड़ा और आमला भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसकी तरकीब तैयारी माजून की तरह है। इसकी तरकीब तैयारी कैसी है? माजून की ही तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हलीला, बलीला, आमला को क़िवाम में शामिल करने से पहले एक मखसूस सैदली अमल किया जाता है, यानी एक सैदला का एक ऐसा अमल यानी एक प्रोसेस एक ऐसा किया जाता है जिसमें क्या है, ये होता है कि जो आमला रहता है ना, हलीला, बलीला, आमला, उनका सफ़ूफ बनाकर हम क्या करेंगे? उसको क्या करते हैं? अमले तदहीन करते हैं। अमले तदहीन मैंने शुरुआत के चैप्टर्स में भी बताया था कि अमले तदहीन किसे कहते हैं। अमले तदहीन का मतलब होता है चर्ब करना या रोगनदार करना। अब क्या करेंगे? अपने हाथों पे ऐसा अपने हाथ लेके उन पे ऐसा रोगन लेके और रोगन लगा के अच्छे से, अपने हाथ लेके उन पर रोगन लगा के अच्छे से, और उनको जो है उस पर रोगन लगा लेंगे। कौन कौन सा रोगन? रोगन बादाम या रोगन जर्द ले लेंगे। ठीक है, और सफ़ूफ लेके अपने हाथों पे और उनको ऐसे ऐसे अच्छे से मलेंगे। ठीक है, अपने हाथों पे रोगन लगा के और उसको अच्छे से ऐसा ऐसा मसलेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा? जो सफ़ूफ होगा उस पे जो उसमें जो है रोगन अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, और उसकी यबूसत दूर हो जाएगी, उसकी जो खुश्की होगी वो दूर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हलीला, बलीला, आमला जो होता है वो इस्तेमाल करने के बाद जाके आंतों में मरोड़ पैदा कर देता है। यबूसत की वजह से आंतों में मरोड़ पैदा हो जाती है उसकी यबूसत की वजह से। तो यबूसत को दूर करने के लिए हम जो है उसको अमल तदहीन करते हैं, यानी कि चर्ब करते हैं, रोगनदार करते हैं उसको। ठीक है, तो ये किया जाता है। उसके बाद जो है बाकी माजून की तरह ही इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, इत्री फल बनाने के लिए शहद या शक्कर का तनासुब दवाओं के वजन से 100 चंद लिया जाता है, यानी कि 3 गुना। कितना लिया जाता है? 100 चंद, यानी कि 3 गुना लिया जाता है इत्री फल बनाने के लिए।
3 गुना कितना, यानी कि अगर दवाओं जितनी भी हमारे पास दवाएं जो शामिल करते हैं वो 1 किलो हैं, तो हम 3 किलो उसके अंदर शक्कर लेंगे, उसका कीमा बना के शामिल करेंगे। ठीक है। इतरीफल का मौजूद अंदर माखूस है। ठीक है, अंदरो माखूस है। इतरीफल किसने बनाया था सबसे पहले, किसने पैदा किया इसको, किसने इजाद किया, अंदर माखूस ने इसको बनाया था। ठीक है। तैयार शुदा इतरीफल को 40 रोज बाद इस्तेमाल करने की हिदायत बताई जाती है, यानी कि इतरीफल जो है जब हमने तैयार कर लिया वो एकदम से इस्तेमाल ना करें, उसको 40 दिन बाद इस्तेमाल करें। ठीक है। इसी तरह इतरीफल को मुसलसल 2 महीने तक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज़ोफ़े मैदा लाहक हो जाता है। अगर एक तो इतरीफल को 40 दिन बाद इस्तेमाल करने की हिदायत है कि 40 दिन बाद इस्तेमाल करें, उससे पहले ना करें। ठीक है। और लगातार 2 महीने तक, जैसे सुबह शाम अगर इतरीफल हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कंटिन्यू 2 महीने तक हम उसको इस्तेमाल करेंगे, तो इससे 2 महीने तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ोफ़े मैदा लाक हो जाता है कि मैदा जो है बिल्कुल ज़ौफ़ हो जाता है, उसके अंदर ज़यीफ़ हो जाता है और वो जो है अपना काम अंजाम नहीं दे पाता ठीक से। ठीक है। तो ये भी इसके अंदर है, क्योंकि ये हाजिम होता है। इतरीफल क्या होता है, ये भी हाजमे के लिए और मैदा और आंतों के लिए इस्तेमाल करते हैं इतरीफल। ठीक है। जब अपना काम ये करेंगे अंदर जाके डाइजेशन का, हाजमे का इस्तेमाल, हाजिम का जो काम है वो इतरीफल करेगा, तो फिर मैदा का तो कोई काम ही नहीं बचेगा, तो इसलिए उसके अंदर ज़ौफ़ लाक हो जाता है। ठीक है। तो मैदा को अपना काम करने दीजिए, उसको ज़्यादा दिन तक इतरीफल को इस्तेमाल ना करें। ओके। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास लबूब। लबूब क्या है, माजून ही की एक किस्म है। इसमें क्या है, मगजियात खुसूसी तौर पर शामिल होते हैं। इसमें क्या है, मगजियात खास तौर से शामिल होते हैं लबूब में। ठीक है। लुब के माना मगज के होते हैं, लुब से बना लबूब। तो लुब के माना क्या होते हैं, मगज के होते हैं। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से मगज ज़्यादातर इस्तेमाल, जैसे मगज बादाम, मगज कद्दू, मगज अखरोट वगैरह। ठीक है। बतौर जुज़ आज़म के तौर पर, यानी जुज़ खास, यानी खास इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इसके अंदर डाले जाते हैं। ये उमूमी क्या होते हैं, ज़्यादातर खास तौर से लबूब जो होते हैं वो मुकव्वी बा का फेल रखते हैं। ठीक है। किसके लिए होते हैं, मुकव्वी बा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं लबूब। ठीक है। तैयारी का तरीका लबूब का बिल्कुल माजून के जैसा है, सेम, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। इसलिए मैं पहले भी बोला था कि माजून को जितने भी तरीके हैं तैयार के वो अच्छे से पढ़ लेना, और उसी की ये सारी किस्में जो हैं उसी की किस्में हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं, बाकी सब माजून के जैसे। ठीक है। तो लबूब का बनाने का तरीका सब कुछ वही है, बस इसमें क्या मगज़ियात ज़्यादा शामिल होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया लबूब। अब आता है मुरब्बा या परोड़दा। ठीक है। अब आता है मुरब्बा या परोड़दा। मुरब्बा या परोड़दा क्या है, परोड़दा यानी कि महफूज किया हुआ। परोड़दा का मतलब क्या है, यानी कि महफूज किया हुआ। ये फलों से तैयार किया जाने वाला मुरक्कब है। ठीक है। ये क्या है, फलों से तैयार किया जाने वाला मुरक्कब होता है, और जिसको क्या है शक्कर या शहद के क़िवाम में शामिल किया जाता है। ठीक है। और इसको क्या है, फलों से तैयार किया जाता है और शक्कर या शहद के क़िवाम में शामिल किया जाता है। मसलन कौन कौन से फल होते हैं, जैसे कि सेब, नाशपाती, बेलगिरी, आंवला, संदल, ये सब होते हैं। ठीक है। अब इसकी तरकीब तैयारी क्या है, बनाने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो तरकीब तैयारी इसकी ये है कि सबसे पहले क्या है, जिस फल का मुरब्बा बनाना हो पहले उसको उसके छिलके जो है छील लेंगे, या फिर वैसे ही छिलके के साथ ही पानी में इस कदर पकाएं कि वो नरम हो जाए। ठीक है। पहले उसके छिलके छील लेंगे, छोटे छोटे पीस काट के उसके अंदर डाल देंगे, या फिर ऐसे ही छोटे छोटे पीस करके डाल दो पानी में, उसको फिर पकाएंगे। ठीक है। और इतना पकाएंगे कि वो नरम हो जाए और पानी खुश्क हो जाए। ठीक है। उसके बाद कुंद सफ़ेद, यानी कि हमारी शक्कर जो हम चाय वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो। ठीक है। तो कुंद सफ़ेद या किसी मुनासिब दवा का क़िवाम बनाकर उसमें डाल देंगे। ठीक है। उसका क़िवाम बनाकर डाल देंगे। दूसरे रोज़ फल में मौजूद माई अज्जा, जो उसके अंदर पानी होगा, वाटर होगा, फल के अंदर माई अज्जा जो भी होंगे लिक्विड फॉर्म में, तो उनकी वजह से क्या क़िवाम फिर से वो पतला हो जाएगा। ठीक है। हमने बना के रख दिया, अब उसके अंदर फल के अंदर से फिर वो पानी निकलेगा तो फिर से पतला हो जाएगा। तो क्या है, लिहाजा उसको दोबारा पकाएंगे हम। ठीक है। ताकि क़िवाम दुरुस्त हो जाए। यही अमल हम बार बार करेंगे जब तक पानी उसके अंदर से निकलता रहेगा फल के अंदर से, और हमारा क़िवाम जो है पतला होता रहेगा, तो हम उसको बार बार पकाते रहेंगे जब तक कि क़िवाम उसका गाढ़ा ना हो जाए। तो ये हो गई तरकीब तैयारी। जिस फल का मुरब्बा बनाना हो वो पुख्ता होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ इसके अंदर कि वो पुख्ता, यानी कि पूरा पका हुआ फल होना चाहिए। ऐसा नहीं कच्चा बच्चा फल लेके आ गए और बनाने लगे। ठीक है। और साइज़ में बड़ा होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए, साइज़ में बड़ा होना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात कच्चे फलों का भी मुरब्बा तैयार किया जाता है, जैसे कच्चे आम का। ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्या है, कच्चे फलों का मुरब्बा भी
तैयार किया जाता है। ठीक है, फलों का ऊपरी पोस्त यानी कि ऊपरी का जो छिलका होता है उसको छील लिया जाना चाहिए। बाज़ औक़ात छीलने के बजाय लोहे की सलाख से गोद कर क़िवाम में पकाया जाता है। ठीक है, क़िवाम में शामिल किया जाता है। तो यानी कि उसको कुचल लिया जाता है, किसी को जो उसको छीलने के बजाय क्या है, उसको फल को लेके किसी भी लोहे की रोड से किसी भी चीज़ से उसको कुचल कर और जो है क़िवाम में डालकर पकाया जाता है। इस अमल से क्या होता है, फल में जो क़िवाम जज्ब हो जाता है। ऐसा उसे ऐसा कुचल के उसको डालेंगे तो फल के अंदर क्या है, जो क़िवाम होगा मीठा वो उसके अंदर जज्ब हो जाएगा फल के अंदर। ठीक है, और उसकी क्या है बदमज़गी जो होगी या कसेलापन जो भी होगा वो दूर हो जाएगा। जो फल के अंदर कसेलापन या बदमज़ा जो भी होगा वो उसका दूर हो जाएगा, जैसे कि आंवला वगैरह। ठीक है, इसी तरह फलों की काशें बना ली जाती हैं। ठीक है, जैसे अनानास, बेलगिरी वगैरह उनकी काशें बना ली जाती हैं। और बाज़ फल जैसे आंवला का तख़ुम पानी में उबालने के बाद अलहदा कर लिया जाता है। ठीक है, उनका क्या है तख़ुम अलहदा कर लिया जाता है। तो ये हो गई इसकी तरकीब तैयारी मुरब्बा की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं गुलकंद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है गुलकंद। गुलकंद में क्या है, गुल और कंद दो चीज़ें हैं इसके अंदर, गुल और कंद। गुल का मतलब होता है फूल और कुंद का मतलब होता है शक्कर। ठीक है, गुल का मतलब फूल और कुंद का मतलब शक्कर, यानी कि फूल और शक्कर को मिलाकर जो दवा या मुरक्कब तैयार किया गया है वो कहलाएगा गुलकंद। ठीक है, गुलकंद आमतौर से गुले सुर्ख और कुंद सफ़ेद के क़िवाम का मुरक्कब होता है। किसका मुरक्कब होता है, गुले सुर्ख यानी कि जो गुलाब का फूल होता है उसकी पत्तियां लेकर और कुंद सफ़ेद यानी कि शक्कर का क़िवाम बनाकर उसका मुरक्कब बना लिया जाता है। तो वो आमतौर से उसको कहते हैं गुलकंद। लेकिन बाज़ औक़ात इसको कुंद सफ़ेद के बजाय शहद के क़िवाम में भी बनाया जाता है। ठीक है, अब शहद को क्या कहते हैं, उस्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, उस्ल। तो इसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे गुलकंद उसली। ठीक है, शहद से बनाया जाएगा तो गुलकंद उसली। बाज़ औक़ात गुले सुर्ख के बजाय यानी कि गुलाब के अलावा दूसरे फूलों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गुले सपूती। तो अगर गुले सपूती का इस्तेमाल किया गया और या फिर गुले नस्तरन का इस्तेमाल भी किया था, अगर गुले सपूती इस्तेमाल किया गया तो वो क्या कहलाएगा गुलकंद सपूती, और गुले नस्तरन का इस्तेमाल किया गया तो वो क्या कहलाएगा गुलकंद नस्तरन। ठीक है, गुलकंद सपूती और गुलकंद नस्तरन। ठीक है, मतलब जैसे जैसे जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही है उसके हिसाब से उसका नाम बदल दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह तरकीब तैयारी के लिहाज से अब तैयार करने के हिसाब से भी नाम रखे गए हैं। ठीक है, जैसे किसी का अगर सूरज को क्या कहते हैं आफताब कहते हैं और चांद को क्या कहते हैं महताब कहते हैं। अगर सूरज की रोशनी में गुलकंद तैयार किया गया है तो उसको गुलकंद आफताबी कहा जाता है। ठीक है, और चांद को महताब कहते हैं, और तो चांद की रोशनी में जो भी गुलकंद तैयार किया जाएगा उसको क्या कहेंगे गुलकंद महताबी कहते हैं। ठीक है, और पानी में तैयार किए जाने वाला गुलकंद क्या कहलाएगा, पानी को क्या कहते हैं आब कहते हैं, आब। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे गुलकंद आबी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नाम उनके बदल दिए जाते हैं, अलग अलग नाम से उनको इस्तेमाल किया जाता है बनाने के तरीके से, या उसके अंदर जो अज्जा डाले गए उनके हिसाब से उनके नाम तब्दील कर दिए गए हैं। ठीक है, तो गुलकंद तैयार करने के लिए फूलों की ताज़ा पंखुड़ियाँ ले ली जाती हैं। ठीक है, और जिनको क्या है वजन के हिसाब से 2.5 से 4 गुना शक्कर या शहद के क़िवाम में शामिल कर लिया जाता है। 2.5 से 4 गुना, जितनी हमने पत्तियां ली 1 किलो 2 किलो जितनी भी ली उसका 2.5 गुना कर देंगे। ठीक है, 2.5 से 4 गुना तक हम शक्कर या शहद का क़िवाम ले लेंगे और उसमें उसको शामिल करके अच्छे तरह से पका के घोट के बना के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुलकंद। अब हम देखेंगे हलीब व मजीज। ठीक है, अब क्या है हलीब और मजीज। हलीब व मजीज क्या है, हलीब के लफ्जी माना दूध जैसा सफ़ेद शीरा होता है। कैसा, हलीब का मतलब क्या है दूध जैसा सफ़ेद शीरा, दूध की बात नहीं कर रहा हूँ, दूध जैसा सफ़ेद शीरा होता है। और मजीज के माना क्या आते हैं मखलूत या खूब मिलाया हुआ सयाल होता है। मजीज के माना क्या होते हैं खूब मिलाया हुआ सयाल, खूब अच्छे से मिलाया गया हो। हलीब के माना दूध जैसा सफ़ेद और मजीज के माना है कि खूब मिलाया गया हो सयाल होता है। ठीक है, तारीफ इसकी क्या लिखेंगे हम, तारीफ क्या करेंगे अगर अपने हिसाब तारीफ की जाए तो उसका कहते हैं एक दवा जब दूसरी दवा या किसी सयाल से मिलकर दूध जैसा मंजर पेश करे तो उसे हलीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है हलीब कहा जाता है। एक दवा जब दूसरी दवा से या किसी सयाल से मिलकर दूध जैसा मंजर पेश करेगी, दूध जैसी दिखने में लगेगी वो, तो वो क्या कहलाएगा हलीब कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसकी तारीफ हो गई। अब क्या है कैसे कैसे बनाते हैं वो भी इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं हम।
गाढ़े रोगन से हलीब बनाने का तरीका ये है कि रोगन को किसी लुआबदार चीज के साथ उस वक्त तक खरल करें जब तक कि दूध जैसा सयाल ना बन जाए। ठीक है, तो ये हो गया गाढ़े रोगन का। ठीक है, ये क्या हो गया, गाढ़े रोगन का हो गया कि गाढ़े रोगन से क्या है, उस हलीब बनाने का तरीका ये है कि रोगन को किसी लुआबदार चीज के साथ, किसी लुआबदार चीज को ले लेंगे, उसके साथ उस वक्त तक खरल करेंगे जब तक कि वो दूध जैसा ना बन जाए, क्योंकि हमें दूध जैसा बनाना है सफेद। ठीक है, हलीब का मतलब ही वो है। तो जब तक वो वैसा ना बन जाए तब तक हम उसको खरल करते रहेंगे। फिर दूसरी चीज क्या है, ये तो हो गया गाढ़े रोगन का। अब आता है लतीफ रोगन, यानी हल्के रोगन, पतले। तो उनके क्या है, उनके जरिए क्या हलीब बनाने का तरीका यह है, रोगन को किसी महज किसी लुआब के साथ, कोई भी एक लुआब ले लेंगे, उसके साथ लेकर शीशी में डालकर उसको खूब हिलाएंगे, हरकत देंगे। ठीक है, इससे क्या रोगन और लुआब आपस में मिल जाएंगे, तो उससे क्या होगा, दूध जैसा मंजर पेश होगा और वो भी हमारे पास हलीब बन जाएगा। अब क्या है, हलीब व मजीज बनाने के लिए अगर पानी मकसूद हो, उसके अंदर पानी डाल के बनाना हो, तो आब मख्तर लेंगे। आब मख्तर किसको कहते हैं, डिस्टिल वाटर ही का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दूसरे पानी से हलीब व मजीज में फसाद पैदा होने का खदशा रहता है। ठीक है, दूसरा पानी लेंगे तो वो जो है अच्छे से नहीं बन पाएगा, फसाद पैदा हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो हमको जो है आब मख्तर यानी कि डिस्टिल वाटर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी रंगत दूध जैसी नहीं हो पाती है। ठीक है, अगर हम दूसरा पानी इस्तेमाल करेंगे तो इसकी रंगत कैसी होती है, दूध जैसी नहीं हो पाती है, इसीलिए हमें डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करना चाहिए। हलीब बनाने के लिए हमेशा ताज़ा लुआब इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, कैसे, ताज़ा लुआब इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि लुआब समगरबी, लुआब समग कतीरा। ठीक है, अगर हलीब व मजीज के नुस्खे में कोई सिमी दवा डालना मकसद हो, सिमी दवा ऐड करना हो उसके अंदर, यानी कि पॉइजन्स वगैरह, ठीक है, टॉक्सिक मेडिसिन कोई भी इस्तेमाल करनी हो, तो उनको जो है लास्ट में हम शामिल करेंगे, बिल्कुल आखिर में जब हमारा तैयार हो चुका होगा तो। ठीक है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पॉइजन होते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स का तो आप जानते होंगे, बहुत बार नाम सुना ही होगा कि प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव्स हम क्यों डालते हैं, क्यों शामिल करते हैं दवाओं के अंदर, ताकि जो क़िवाम वाली दवाओं में ज़्यादातर हर हाल में प्रिजर्वेटिव्स डाले ही जाते हैं। ठीक है, ताकि उनके अंदर फफूंद ना लग सके, उनके अंदर कोई कीड़ा ना लग सके। ठीक है, या फिर उनके अंदर कोई जाला वगैरह ना बन सके, या फिर उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बची रहे, और जो एक्सपायर होने तक जो है वो हमारे उनका जो है क़िवाम ख़राब ना हो सके। ठीक है, कोई भी उसके अंदर कुछ भी खराबी पैदा ना हो सके, तो उन सब को वो ये सब ना हो, उसके लिए हम प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स बहुत टाइप के, बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड हम कितना डालते हैं, 0.1 से 0.2% तक डालते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी हम दवा ले ली उसका इतना परसेंट डाल देंगे हम, कितना, जितनी भी हम दवा लेंगे उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल के, और बेंजोइक एसिड 0.1 से 0.2% तक डालते हैं। ठीक है, फिर होता है सोडियम बेंजोइट। सोडियम बेंजोइट हम कितना डालते हैं, सोडियम बेंजोइट हम डालते हैं 0.1 से 0.2% तक डालते हैं सोडियम बेंजोइट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मिथाइल पैराबिन। मिथाइल पैराबिन 0.01 से 0.2% तक डालते हैं मिथाइल पैराबिन। ठीक है, और फिर आता है बेंजाइल कोनियम। बेंजाइल कोनियम कितना, 0.01 से 0.2% तक डालते हैं। ठीक है, सोडियम सोर्बेट। सोडियम सोर्बेट कितना, 0.1 से 0.2% तक डालते हैं। फिर आता है सोर्बिटोल। सोर्बिटोल कितना, 0.1 से 0.2% तक डालते हैं। ठीक है, सैलिकैलिक एसिड 0.1 से 0.2% डालते हैं। और फिर आता है अल्कोहल। अल्कोहल 15 से 20%, सबसे ज़्यादा यही डाला जाता है अल्कोहल, 15 से 20% तक डाला जाता है अल्कोहल। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो है सोडियम बेंजोइट। अक्सर जो है सोडियम बेंजोइट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए प्रिजर्वेटिव्स। अब क्या है, कदीम प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं, कदीम तहफ़्फ़ुज़ात, पुराने ज़माने में जो अतिब्बा इस्तेमाल करते थे, पुराने ज़माने से इसकी हिस्ट्री मिलती है तिब्ब यूनान में। तो पहले जो है सबसे ज़्यादा जो है सतलोबान इस्तेमाल किया जाता था, और सतलोबान के साथ साथ सतलेमू, सत इमली, फिटकरी वगैरह इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, तो ये सब डाले जाते थे पुराने ज़माने में। अब इसमें कौन कौन सा कितनी कितनी मिकदार में डाला जाता था कदीम ज़माने में, तो सतलोबान, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सतलोबान, नतरून बंजावी और सोडियम बेंजोइट एक ही चीज़ का नाम है, अलग अलग नहीं है। ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था कदीम ज़माने से, और आज भी, आज के मॉडर्न साइंस में भी, मॉडर्न समय में भी सोडियम बेंजोइट यानी कि नतरून बंजावी और सतलोबान जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल किया था। इसके 3 नाम है, क्या क्या है, सतलोबान, नतरून बंजावी और सोडियम बेंजोइट। तो यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है
ठीक है, तो इसका नाम भूलना नहीं आप, ठीक है। तो कितना इस्तेमाल किया जाता है, 1.5 से 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, इतना डाला जाता है। यानी 1 किलो अगर दवा है टोटल हमारी, तो उसके अंदर 1.5 से यानी 1.5 से लेकर 2 ग्राम तक डाला जाएगा। ओके। और सत लेमू यानी कि नींबू का जो वो बना सत बनाया जाता है, ठीक है, अर्क लेमू का, तो उसका कितना, सत लेमू कितना डाला जाता है, 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से डाला जाता है, ठीक है। 1 केजी में 3 किलोग्राम, 3 ग्राम सॉरी, 1 केजी में 3 ग्राम, ठीक है। और सत इमली, इमली का सत कितना, 5 ग्राम डाला जाता है पर केजी के हिसाब से, 1 केजी में 5 ग्राम, ठीक है। और फिटकरी 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से डाली जाती है, ठीक है। यानी कि 1 किलो दवा है तो 5 ग्राम फिटकरी डाली जाती है, ठीक है। तो ये हो गए कदीम प्रिजर्वेटिव्स, 4 ही हैं, ज्यादा नहीं है, सतलोबान, सतलेमू, सत इमली और फिटकरी, ठीक है। तो ये पुराने जमाने में डाले जाते थे। अब आते हैं हमारे पास एजेंट, 3 एजेंट है हमारे पास, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटिंग एजेंट, ठीक है। तो कलरिंग एजेंट क्या है, कलर करने का भी साइंस पुराने जमाने से मिलता है। यूनान के जो अतिब्बा थे पुराने जमाने में, वो भी मैदानों से और हैवानियात से जो भी इस्तेमाल होती, जो भी कलर हासिल होते थे, उन कलर से दवाओं को कलर किया जाता था, दवाओं को कलर डाले जाते थे, ताकि दवाएं देखने में जो है अच्छी लगे, कशिश आए, और जो पेशेंट रहे उसको खाने में ज्यादा हिचकिचाए नहीं, आसानी के साथ उसको इस्तेमाल करे, ठीक है, ज्यादा उसको प्रॉब्लम ना हो। तो कलर का मतलब ये कलरिंग एजेंट उसके अंदर डाले जाते हैं, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसमें समझ लेते हैं। और फ्लेवरिंग एजेंट यानी कि उसके अंदर जो फ्लेवर डाले जाते हैं उसके अंदर, यानी कि अतरिया, अतरिया अज्जा जिसको कहते हैं, ठीक है, यानी कि खुशबूदार जो उसके अंदर डाले जाते हैं, ताकि अच्छी खुशबू आए, तो पेशेंट का खाने का भी मन हो, ठीक है। तो किसी भी दवा को जो जायका होता है, या उसकी, सॉरी जायका नहीं, उसकी खुशबू, यानी कि उसके अंदर कोई कुछ दवाएं ऐसी होती है जिनकी खुशबू नागवार होती है, उसको सूंघना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दवाई जब इंसान खाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी स्मेल भी उसको आएगी, जब स्मेल आएगी तो उसको अच्छी स्मेल नहीं आएगी, तो प्रॉब्लम होगी, वो इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा। तो उसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा खुशगवार बनाने के लिए जो क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट उसके अंदर डाले थे, अतरिया अज्जा, ठीक है, ये डाले जाते हैं, जो पुराने ज़माने से डलते आ रहे हैं, और पहले भी डाले जाते थे, पहले अतिब्बा डालते थे और आज भी डाले जाते हैं कंपनियों के अंदर, ठीक है, जो फार्मा की कंपनियां होती हैं। अब आता है स्वीटिंग एजेंट। स्वीटिंग एजेंट का मतलब है जो मीठे अज्जा उसके अंदर डाले थे, शक्रीले अज्जा, ठीक है, अज्जा शक्रिया भी कहते हैं उसको, ठीक है, ये डाले जाते हैं, ताकि जैसे कि पुराने ज़माने में शहद डाला जाता, शक्कर डाला जाता था, या फिर गुड़ वगैरह डाला जाता था, वैसे भी आज भी उसका जायका खुश मज़ा बनाने के लिए, जायका अच्छा करने के लिए जो है स्वीटिंग एजेंट डाले जाते हैं, क्योंकि दवाओं का ये बहुत मेन है, क्योंकि दवाओं का ज़्यादातर जायका अच्छा नहीं होता है, वो किसी का कसेला, कड़वा, फीका, कई तरह के होते हैं। तो जो है पेशेंट इस्तेमाल करने से हिचकिचाता है, तो उसका जायका बढ़ाने के लिए स्वीटिंग एजेंट डाले जाते हैं, उसके अंदर मीठे शक्रीले अज्जा डाले जाते हैं, अज्जा शक्करिया डाले जाते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे एंड होता है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करें, अगले लेक्चर्स, अगले चैप्टर्स जो है नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।